गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कल हमने अध्ययन किया था कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी के बारे में मैंने आपको बताया, आज उससे नेक्स्ट अध्ययन करेंगे कार्टोग्राफी, मानचित्र कला। तो मानचित्र कला के बारे में, कार्टोग्राफी के बारे में अध्ययन किया। इसके अध्ययन के दौरान मैंने आपको बताया कि कार्टोग्राफी किसे कहते हैं। एक कार्टोग्राफर को में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में उसको की नॉलेज होना चाहिए, मापनी क्या होती है और मापनी को किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। मापनी कितने प्रकार की होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मापनी 3 प्रकार की होती है। स्टेटमेंट मेथड, कथनात्मक मापनी, रिप्रेजेंटेटिव मेथड या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न, और 3rd नंबर पर मैंने आपको बताया ग्राफिकल मेथड या आलेखी मापनी। नेक्स्ट, आलेखी मापनी को हमने पुनः 5 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले सरल मापनी, सेकंड तुलनात्मक मापनी, 3rd नंबर पे विकर्ण मापनी या जिसका अपना दूसरा नाम था कर्णात्मक मापनी, और 4th था परिक्रमण मापनी, और सबसे जो अंत में था 5 नंबर पे वो था वर्नियर मापनी। इसके नेक्स्ट मैंने आपको बताया थी कथनात्मक मापनी में स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जिसे 5 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी प्रदर्शित करता है। तो जैसे 10 किलोमीटर, यानी मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर धरातल पर कितना प्रदर्शित कर रहा है, 10 सेंटीमीटर। या कह दिया जाए कि मानचित्र पर 2 इंच की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है 2 मील को, या फरलांग को, मतलब कुछ भी दे दिया जाए, स्टेटमेंट दे दिया जाए। नेक्स्ट, निरूपक भिन्न के बारे में या प्रदर्शक भिन्न के बारे में मैंने आपको बताया कि जो अंश बटे हर के रूप में होती है उसे हम निरूपक भिन्न, प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। अंश हमेशा जो मानचित्र पे जो दूरी होती है, 2 बिंदुओं के मध्य जो डिस्टेंस होती है, वो अंश के रूप में प्रदर्शित की जाती है, और हर में हमेशा जो धरातल पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है उसे प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि जो प्रदर्शक भिन्न में जो मात्रक लिए जाते हैं, इकाई जो ली जाती है, वो दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे एक मैट्रिक पद्धति की ले ली और एक ब्रिटिश पद्धति की ले ली, 1 किलोमीटर हेक्टोमीटर में से ले लिया, दूसरा इंच फरलांग में से ले लिया, तो इस प्रकार से नहीं होगा। यानी इकाई सेम होनी चाहिए। अगर आपने मैट्रिक पद्धति ली है तो वही किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में से होना चाहिए। अगर आपने इकाई ब्रिटिश पद्धति में से ली है तो मील, फरलांग, गज, फीट और इंच में से होना चाहिए। इकाई सेम होनी चाहिए। और जो निरूपक भिन्न है उसमें हमेशा या कभी भी हम मात्रक नहीं लिखते। जैसे 1 अनुपात आपने लिख दिया 1 लाख, तो उसके पीछे आप सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फरलांग कुछ नहीं लिखोगे। इसके अलावा मैंने आपको 2 पद्धतियां बताई थी कल। एक बार मैं फिर रिवीजन करवा देता हूं, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी कि 2 पद्धतियां थी स्केल की। एक तो थी मैट्रिक पद्धति, और दूसरी थी ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति, मैट्रिक पद्धति और ब्रिटिश पद्धति। तो मैट्रिक पद्धति में थे किलोमीटर,
हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। यानी मैट्रिक पद्धति की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो तो किलोमीटर होती है, और मैट्रिक पद्धति की जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। ब्रिटिश पद्धति में हमने पढ़ा कि ब्रिटिश पद्धति में होती है मील, फरलांग, गज, फिट और इंच। मील, फरलांग, गज, फिट और इंच। जैसे 1 मील, 1 फरलांग, 1 गज, 1 फिट और 1 इंच। तो मील, 1 मील में कितने फरलांग होते हैं? तो 1 मील के अंतर्गत कितने फरलांग होते हैं? 8 फरलांग से मिलकर के क्या बनता है? 1 मील बनता है। कितने फरलांग से? 8 फरलांग से मिलकर के क्या बनता है? 1 मील। 1 मील में कितने फरलांग होते हैं? 8। नेक्स्ट होता है कि 1 फरलांग में कितने गज होते हैं? तो 1 फरलांग में 220 गज होते हैं। 1 फरलांग कितने गज का बनता है? 220 गज का। और 1 गज में कितने फीट होते हैं? तो 1 गज में 3 फीट होते हैं। और 1 फीट में कितनी इंच होती हैं? तो 1 फीट में 12 इंच होती हैं। दोबारा से देखिए, आपकी समझ में आ गया होगा, कल नहीं आया फिर से आ जाएगा। ये ब्रिटिश पद्धति है। किस प्रकार की पद्धति है? ये ब्रिटिश पद्धति है। इस ब्रिटिश पद्धति के दौरान 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, 1 फरलांग में 220 गज होते हैं, 1 गज में 3 फीट होते हैं और 1 फीट में 12 इंच होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि 1 मील में कितनी इंच होती हैं, यानी ऊपर से अगर नीचे की ओर जाना है आपको, तो आप याद रख लो आपको क्या करना होगा? गुना करना होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 इंच में कितनी मील होती हैं, तो आपको ऊपर के लिए जाने के लिए आपको यहां पे भाग देना होगा। क्या देंगे? भाग देंगे। अगर आपको ऊपर से नीचे जाना है, गुना करना है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो भाग करना होगा आपको। जैसे देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मील में कितनी इंच होती हैं, तो इन सबको आपको गुना करना पड़ेगा यहां तक। जैसे 8 गुना 220 कितने होते हैं? 2, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 60 इंटू कितना करना है? 3 करना है। 0 6 18 की 8 हासिल 1, 7 21 और 1 22, 2 और 3 एकम 3 और 2 5, तो ये 5280 हो गए। और फिर जब आपको इंच पे जाना है तो 12 से गुना और करना पड़ेगा। 0 12 8 96, 9 लग गई हासिल, और 12 दूनी 24 और 9 हो गए 33, फिर 3 और 12 पंजे 60 और 3 63। तो मित्रों 1 मील में कितनी इंच होती हैं? 63,360, यानी 63,360 क्या होती हैं? इंच होती हैं। क्या होती हैं?
इंच होती हैं। समझ में आया? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि 1 मील में कितनी इंच होती हैं? तो आपको पता है कि 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, 1 फरलांग में 220 गज होते हैं, और 1 गज में 3 फीट होते हैं, और 1 फीट में कितनी इंच होती हैं? 12 इंच होती है। अगर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे पूछ ले कि 1 गज में कितनी इंच होती हैं, तो इधर वालों से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गज से आपको चालू करना है। 1 गज में कितनी इंच होती है? तो देखो 1 गज है, 1 को तो छोड़ो, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 गज में कितने फीट होते हैं? 3, और कितनी इंच होती है? 12। तो दोनों को गुना कर दो, 3 12 कितने हो गए? 36 इंच हो जाएंगे। 1 गज में कितनी इंच होती है? 36 इंच होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच में कितने गज होते हैं, पहले तो पूछा था कि 1 गज में कितनी इंच होती है, तो आपने दोनों को गुना किया, 12 थी 36 इंच होती है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि 1 इंच में कितने गज होते हैं, तो मैंने क्या बताया कि अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको क्या करना है? भाग का सहारा लेना है। तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे 1 तक, यहां 1 गज तक, तो 12 थी 36, कितने कर देंगे? 1/36 इंच। मैंने बोला ना भाग देंगे, तो 1/36 कर दो। अगर और ऊपर पहुंचता तो 220 से और गुना कर देते, ये आ जाता। इस प्रकार से यहां तक पूछेगा तो 1/63 360 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 इंच में कितने मील होते हैं, 1 इंच में यहां पे पूछा जाए 1 इंच में कितने मील होते हैं, तो आपको यहां पता था कि 1 मील में कितने होते हैं? 63 360, 1/63 360 क्या हो जाएंगे? इंच हो जाएंगे, सॉरी मील हो जाएंगे ये, ठीक है? मील पूछा है, तो ये आपको याद रखना है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कौन सी पद्धति? मैट्रिक पद्धति के बारे में। और मैट्रिक पद्धति, 1 मिनट में मार कर देख लेता हूं। एक मिनट पॉज करूंगा वीडियो को। तो नेक्स्ट देखिए अब वो मैट्रिक पद्धति के बारे में। वो मार्कर थोड़ा सही से नहीं चल रहा था तो इसलिए। तो मैट्रिक पद्धति में सबसे जो बड़ी इकाई होती है उसे हम बोलते हैं किलोमीटर, और मैट्रिक पद्धति में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? तो सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किलोमीटर जैसे 1 किलोमीटर, 1 हेक्टामीटर, 1 डेकामीटर, 1 मीटर, 1 डेसीमीटर और 1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर भी होता है। अब देखिए आप किस प्रकार से समझना है कि 1 किलोमीटर होता है, सबसे बड़ी इकाई होगी जैसे 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं? जिस प्रकार से हम नीचे बढ़ते जाएंगे उसमें हमने नीचे बढ़े क्या किया? गुना किया। ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो भाग। सेम उसी प्रकार से इसमें नीचे की ओर बढ़ेंगे गुना करते जाएंगे, और अगर ऊपर बढ़ेंगे तो भाग का उपयोग करेंगे। जैसे इसमें 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं? तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, 10 हेक्टामीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, कितने डेकामीटर होते हैं? 100, यानी 10 से गुना कर देंगे, 100 डेकामीटर होते हैं। अगर पूछ ले जाए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1000 मीटर हो जाएंगे। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 4 जीरो बढ़ा देंगे, 10,000 डेसीमीटर हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो मित्रों कितनी लगा देंगे? 5 लगा देंगे। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। देखो इसमें सरल ट्रिक है, आपको किस प्रकार से याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में या जर्नल में आपको याद होना चाहिए। आपसे जो भी पूछा जाता है उसको आप छोड़ दीजिए जिसके बारे में पूछा जा रहा है।
जैसे आपसे पूछा 1 किलोमीटर है, में कितने मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को छोड़ दो और मीटर तक ये देखो कि उसके बीच में कितनी इकाई हैं। तो जैसे किलोमीटर से नीचे पहली हेक्टामीटर, दूसरी डेकामीटर और तीसरी कौन सी होती है, मीटर। तो 1 किलोमीटर का 1 तो लिखना ही पड़ेगा और 3 जीरो और आप लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर का क्या बन जाता है, 1 किलोमीटर बन जाता है। दोबारा से देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो किलोमीटर का तो आपको एक डंडा लगा देना है और उसके बाद में डेसीमीटर तक कितने हो गए, तो देखो 1 2 3 और 4, तो 4 जीरो लगा दो, कितने हो गए, 10,000 डेसीमीटर हो जाएंगे, डेसीमीटर। तो 10,000 डेसीमीटर कहो या 1 किलोमीटर कहो, दोनों बराबर ही हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 डेकामीटर में कितने में, 1 डेकामीटर में, तो हमने लिख दिया 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो डेका को छोड़ दो क्योंकि डेका के बारे में डेका के बता दिया कि 1 डेका। अब डेसी के बारे में पूछा तो 1 और 2, तो 2 जीरो लगा दो। तो 1 डेकामीटर के बारे में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 डेका में 100 डेसीमीटर हो जाते हैं। अगर आपसे पूछ लीजिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर के बारे में पूछ रहा है, मीटर को छोड़ दो और सेंटीमीटर तो कितनी इकाई है टोटल, 1 और 2, तो कितनी हो जाएंगी, 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। मित्रों समझ में आ गया होगा, एक बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 डेकामीटर यानी 1 लिखना है अपन को, और मीटर जस्ट पहली है, एक ही है, इकाई है, तो 1 जीरो लगा दो, तो कितने हो जाएंगे, 10 मीटर का क्या बन जाएगा, 1 डेकामीटर बन जाएगा। अगर नीचे की तरफ जाना है तो आपको क्या करना है, गुना करना है। अगर ऊपर की तरफ बढ़ना है तो क्या करना है, आपको भाग देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट आज के लिए। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिए, मापनी का लघुकरण एवं वृद्धिकरण। मापनी को मतलब छोटा किस प्रकार से किया जाता है और बड़ा किस प्रकार से किया जाता है। मापनी का लघुकरण एवं वृद्धिकरण। देखो किस प्रकार से आप पता लगाओगे कि कौन सी मापनी बड़ी है और कौन सी मापनी छोटी है। मापनी का लघुकरण एवं वृद्धिकरण। मतलब मापनी को किस प्रकार से छोटा किया जाएगा और किस प्रकार से बड़ा किया जाएगा। मापनी का लघुकरण और वृद्धिकरण। देखो सीधा सा तरीका आपको याद रखना है। मापनी छोटी कौन सी होती है, बड़ी कौन सी होती है। जिस मापनी का अंश बड़ा हो, हर जिस मापनी का हर बड़ा होता है वह मापनी छोटी होती है। जिस मापनी का हर छोटा होता है वह मापनी बड़ी होती है। जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मैं आपको लिख दूं कि 1:25, 1:50, 1:100 और 1:200, और आपसे इसमें पूछूं कि निम्न में से सबसे छोटी मापनी कौन सी है और सबसे बड़ी मापनी कौन सी है। तो मैंने आपको बताया मित्रों, लिख देता हूं मैं छोटी मापनी। जिसका
हर बड़ा हो, कैसी मापनी कहलाएगी? छोटी मापनी। और बड़ी मापनी क्या होगा? क्या लिखूं बताओ? जिसका हर छोटा हो वो कैसी हो जाएगी? बड़ी मापनी। जिसका हर बड़ा, इसमें से हर किसका बड़ा है बताओ? 1:200 बड़ा है ना, तो ये कैसी मापनी हो जाएगी? छोटी मापनी हो जाएगी। और जिसका हर छोटा हो तो वो कैसी होगी? बड़ी मापनी। तो इसका हर कितना है? 1:25 ही है। इसका हर छोटा है तो ये कैसी मापनी हो जाएगी? बड़ी मापनी। अगर आपको इसको आरोही अवरोही क्रम में जमाए, आरोही या अवरोही क्रम में आपको जमाने के लिए कहे कि मापनी के अनुसार इसे आरोही अवरोही क्रम में जमाओ, और इस प्रकार से आपको 4 दे दे, तो आप किस प्रकार से जमा सकते हो? या अगर ऑलरेडी वो जमा के देते तो आपको पहचानना है कौन सा आरोही अवरोही क्रम सही है। तो देखो, आरोही, आरोही का मतलब क्या है? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। और इसका क्या होता है? घटते क्रम में। तो देखो, आरोही कौन सा हो जाएगा आप बताओ? 1:25, 1:50, 1:100 और 1:200 में आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, सॉरी, कम से ज्यादा की ओर। तो सबसे कम कौन सा है? सबसे छोटी मापनी कौन सी है? तो पहले 1:200, 1:100, 1:50 और 1:25। ये कौन सा क्रम हो गया? बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा? 1:200, फिर उससे बड़ा 1:100, फिर 1:50 और फिर 1:25। अगर आपसे पूछा कि अवरोही क्रम में लिखो, तो आप इसको ऐसे कर दोगे: 1:25, 1:50, 1:100 और 1:200। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी मापनी कौन सी है और सबसे बड़ी मापनी कौन सी, तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि जिसका हर बड़ा वो मापनी छोटी, जिसका हर छोटा वो मापनी बड़ी। मतलब जस्ट विपरीत याद रखना है आपको, विलोम अनुपात पर याद रखना। जिसका हर छोटा मापनी बड़ी, जिसका हर बड़ा मापनी छोटी। याद हो गया होगा, मैं समझता हूं। अब नेक्स्ट देखिए कि जो मापनियां होती हैं, मापनी में सबसे बड़ी मापनी कौन सी होती है? सबसे बड़ी मापनी और सबसे छोटी मापनी। छोटी मापनी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी मापनी। तो सबसे बड़ी मापनी कौन होगी? जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो जो भू संपत्ति मानचित्र होते हैं, भू संपत्ति मानचित्र होते हैं, इनका कितना होता है? 1:4000 होता है। ये सबसे कैसे होते हैं? सबसे बड़ी मापनी पर होते हैं। जबकि जो एटलस मानचित्र होता है, एटलस मानचित्र होता है, जो एटलस मानचित्र होता है, ये कैसे होते हैं? सबसे छोटी मापनी पर होते हैं। एटलस मानचित्र में मतलब 10 मिलियन से प्रारंभ होती है, 30 मिलियन भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है,
तो एटलस में 10 मिलियन से लेकर के 20-30 मिलियन तक होता है। तो याद रखना है आपको, अगर क्वेश्चन में नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से सबसे बड़ी मापनी पर किस मानचित्र को बनाया जाता है या सबसे छोटी मापनी पर किस मानचित्र को बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी मापनी किसकी होती है, तो भू संपत्ति मानचित्र की। किसकी होती है? भू संपत्ति मानचित्र की जो मापनी होती है वो सबसे बड़ी होती है। और क्यों होती है? क्योंकि इसका हर सबसे छोटा होता है, 1:4000 ही होता है। और जो छोटी मापनी होती है, जो एटलस मापनी होती है जिसपे मानचित्र बनाए जाते हैं, वो एटलस जो मापनी होती है उसमें 10 मिलियन से प्रारंभ होती है और वो 30-40 मिलियन तक होती है। तो वो कैसे होते हैं? सबसे छोटी मापनी पर होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं भू संपत्ति मानचित्र। भू संपत्ति मानचित्र, तो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो भू संपत्ति मानचित्र होते हैं ये किसान जो होते थे उन किसानों की भूमि के जो व्यक्तिगत लक्षणों को दर्शाने के लिए जो उपयोग में लिए जाते हैं वो कौन से मानचित्र होते हैं? भू संपत्ति मानचित्र होते हैं। किसके काम आते हैं ये? किसानों के। मतलब आपके खेत को नापने के लिए, आपकी प्लाट को नापने के लिए जिस मानचित्र का उपयोग किया जाता है, जिस स्केल का उपयोग किया जाता है, वो स्केल कौन सी होती है? भू संपत्ति मानचित्र की स्केल होती है। इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत लक्षणों को दर्शाया जाता है, व्यक्तिगत लक्षणों को दर्शाया जाता है। किसके अंतर्गत जब दर्शाया जाता है व्यक्तिगत लक्षणों को? तो भू संपत्ति मानचित्र। और भू संपत्ति मानचित्र में वर्तमान में जो स्केल है, जो मापनी है, वो कौन सी है? 1:4000 को काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है? 1:4000 को। वर्तमान में जो भू संपत्ति मानचित्र में जिसमें व्यक्तिगत लक्षणों को दर्शाया जाता है, जिसमें किसान की भूमि के व्यक्तिगत लक्षणों को दर्शाया जाता है, वो स्केल कौन सा है? भू संपत्ति मानचित्र का स्केल है। और स्केल कितना होता है? 1:4000 होता है। या इसको अपन कह सकते हैं कि 1:40 मीटर, या कह दो 1:40,000 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रदर्शक भिन्न में किसे नहीं दर्शाया जाता है? इस इकाई को नहीं दर्शाया जाता है। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट, ये तो वर्तमान की कहानी है। और जब ब्रिटिश काल में, कौन से काल में? ब्रिटिश शासन काल में। तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो स्केल काम में ली जाती थी, जो मापनी काम में ली जाती थी, वो थी 16 इंच बराबर 1 मील हुआ करती थी। कितनी होती थी? 16 इंच बराबर 1 मील हुआ करती थी। और आपको पता है मित्रों, मैंने अभी आपको बताया था कि 1 मील में कितने इंच होते हैं? 63,360 इंच होते हैं। बताया था ना? 1 मील में कितने इंच होते हैं? 63,360। और इसमें अगर मैं भाग 16 का दे दूं तो कितना आ जाएगा? तो वो आएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, 3,960 इंच। तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो स्केल जो काम में ली जाती थी, जो मापनी जो काम में ली जाती थी, तो वो थी 1:3960। ये उस समय इंच में होती थी और वर्तमान में किस में होती है? सेंटीमीटर में होती है।
तो मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे कि मापनी को वृद्धिकरण करना और उसको छोटा करना। तो किस प्रकार से हम स्केल को छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, तो ये मैं आपको अब नेक्स्ट बताता हूं। ये यहां तक समझ में आ गया होगा। मेरे साथ एक बार रिपीट करोगे मन ही मन, और अगर आपने ये आदत डाल ली, ये हैबिट अपने अंदर पैदा कर ली, तो समझ लेना आपको यहाँ पर वीडियो के अंतर्गत जो पढ़ाया हुआ जो भी टॉपिक है आपको तुरंत हृदयंगम हो जाएगा। बशर्ते आप जब मैं बोलूँ रिपीट करने की आपको कहूँ तो आप मन ही मन में उसका रिवीजन करते रहिए, और हर सप्ते में उसको एक बार वीडियो को देखो, ताकि उससे क्या है कि आपकी जो याददाश्त की जो क्षमता है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं सर भूल जाता हूँ, तो वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो देखो, मापनी का लघुकरण और वृद्धिकरण करना है, तो जो सबसे छोटी मापनी होती है कौन सी होती है? जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी मापनी होती है। बड़ी मापनी कौन सी होती है? जिसका हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी मापनी होती है। आरोही क्रम में इसको जमाने के लिए तो बढ़ते क्रम में जमाना है, तो सबसे छोटी कौन सी थी? 1:200, फिर 1:100, 1:50 और 1:25। और अवरोही क्रम का मतलब है ज़्यादा से कम की ओर, बड़ी से छोटी की ओर। तो सबसे बड़ी कौन सी थी? तो 1:25, फिर 1:50, 1:100, 1:200। तो ये आपको याद रखना है। इनमें सबसे छोटी मापनी कौन सी है? 1:200 वाली। और सबसे बड़ी मापनी कौन सी है? 1:25। मापनी सबसे बड़ी मापनी जो होती है तो कौन सी होती है? वो भू संपत्ति मानचित्र की होती है, और उसकी स्केल कितनी होती है? 1:4000 होती है। जबकि जो सबसे छोटी मापनी होती है, वो सबसे छोटी मापनी कौन सी होती है? एटलस मानचित्र की जो मापनी होती है सबसे छोटी होती है। और एटलस मानचित्र में ये 1 सेंटीमीटर और 10 मिलियन से लगा करके प्रारंभ होते हैं, और 20, 30, 40 मिलियन तक अपन होते हैं। फिर भू संपत्ति मानचित्र होता है, ये किसान की भूमि के जो व्यक्तिगत लक्षण हैं उनको दर्शाने के काम में ली जाती है। जबकि जो एटलस वाली जो मापनी होती है वो भौगोलिक लक्षणों को दर्शाने के काम में आती है, और भू संपत्ति मानचित्र में व्यक्तिगत लक्षणों को दर्शाने के काम में आती है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो स्केल होती थी वो कितनी थी? 16 इंच बराबर कितना होता था? 1 मील हुआ करता था। जब हम बात 1 इंच की करते हैं तो 1:3960 होती थी। और वर्तमान में जो स्केल होती है भू संपत्ति मानचित्र की 1:40 मीटर, या हम कह सकते हैं 1:4000 होती है। तो ये आपको याद हो गया होगा। अब देखो, मापनी को लघुकरण करना और उसको वृद्धिकरण करना। जैसे आपको दे दिया जाए कि 1:20,000, और इधर आपको दे दिया जाए वही 1:20,000। एक का आपको लघुकरण करना है और एक का आपको वृद्धिकरण करना है। अगर कहा जाए कि इस मापनी को 2 गुना करो, 2 गुना करने पर नई स्केल होगी, स्केल या मापनी होगी, और इसको मैं कर दूं 1:20,000 को आधी करने पर नई स्केल या मापनी होगी। तो देखिए मित्रों, इसको 2 गुना करने पर, 2 गुना यानी इसको छोटा करेंगे तभी तो होगा। तो हम करेंगे 1:20,000
इसको जब 2 गुना करते हैं तो मापनी छोटी हो जाएगी, तो 2 से कर देंगे। कितना हो जाएगा? बराबर 1:10,000 हो जाएगा। 2 गुना मतलब वृद्धि, और वृद्धि कब होगी? जब उसकी स्केल छोटी हो जाएगी। और इसको आधी करेंगे तो आधी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1:20,000 इंटू 2 कर देंगे, तो आधी करने पे ये हो जाएगी 1:40,000 हो जाएगी। यानी आपको याद रखना है कि जब वृद्धि करनी हो तो उसमें 2 से गुना करते हैं, और उसको आधा करना हो या कम करना हो तो उसमें 2 का भाग देते हैं। यह आपको याद रखना है। और ये अगर आपको याद हो गया तो समझ लो आप मापनी को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब स्केल को हम इसको मापनी को छोटा बड़ा करते हैं तो इसमें हम 2 चीज़ों को, वर्गमूल और वर्ग का भी अपन को ध्यान रखना होता है। वर्गमूल और वर्ग का हमेशा अपन को ध्यान रखना होता है। जब वर्गमूल और वर्ग हम ध्यान रखेंगे तो फिर मापनी को या क्षेत्रफल को हम उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1:50,000 कितना? 1:50,000 स्केल पर बने मानचित्र की मापनी में 25 गुना वृद्धिकरण करने पर नई मापनी होगी। जब 25 गुना वृद्धिकरण करने पर नई मापनी होगी तो इसमें अपन को वर्गमूल का सहारा लेना होगा, और हम इसको कर सकते हैं 1 या 1/50,000 इंटू 25 गुना वृद्धि करनी है तो वर्गमूल का सहारा लेंगे। और इधर हम लिख सकते हैं 1/50,000 इंटू, जब 25 का वर्गमूल इसको हटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना कटेगा? 10,000। तो कितनी आएगी नई स्केल? 1:10,000 नई मापनी आ जाएगी। तो ये अपन को याद रखना है। अगर बात क्षेत्रफल की जाए, जब बात क्षेत्रफल की आती है तो उस समय अपन को या हमको वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। और वृद्धिकरण की बात हो तो वर्गमूल करना है। जैसे अगर दे दिया जाए कि किसी भूभाग, यहां दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं कि किसी भूभाग या कोई खेत है, किसी भूभाग का क्षेत्रफल, किसी भूभाग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर स्क्वायर है। 100 मीटर स्क्वायर है तो उसके क्षेत्रफल में 5 गुना वृद्धि करने पर नया क्षेत्रफल होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब बात क्षेत्रफल की आती है तो उस समय हमको वर्ग करना होता है। जैसे 100 वर्ग मीटर स्क्वायर है, बाद में लगा देंगे। और कितना है? जैसे 5 गुना वृद्धि करने पर, 5 गुना वृद्धि करने तो 5 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 25।
तो 25 से दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपन को इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके अंतर्गत, वृद्धिकरण और लघुकरण के अंतर्गत। वृद्धिकरण और लघुकरण के अंतर्गत इसमें वर्गमूल और वर्ग का सहारा लिया जाता है। जब क्षेत्रफल की बात की जाती है तो क्षेत्रफल की बात के दौरान हम उसको क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। और जब वृद्धिकरण की बात की जाती है तो उस समय अपन को क्या करना होता है, वर्गमूल करना होता है। जब हमको किसी मापनी का लघुकरण करना है तो उसके हर को गुना करेंगे। मापनी को लघुकरण करना है तो उसके हर को गुना करेंगे। क्या करना है, लघुकरण करना है तो हर को क्या करेंगे, गुना करेंगे। और अगर वृद्धिकरण करना है, वृद्धिकरण करना है तो उसके अंश को गुना करेंगे। तो अंश को गुना कर दिया तो ये क्या हो गया, वृद्धिकरण हो गया। और अगर यहाँ पे हर को गुना कर दिया तो ये क्या हो गया, लघुकरण हो गया। ये आपको याद रखना है। एक बार दोबारा से मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि अगर आपको किसी मापनी का वृद्धिकरण करना है तो उसके अंश को गुना करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे अंश को 2 गुना कर दिया, बोल रहे हैं 2 गुना स्केल मापनी को वृद्धि करने पर, 2 गुना करने पर, वृद्धिकरण करने पर, जब वृद्धिकरण की बात आती है तो अंश को गुना करना है तो 10,000 आ गया 20,000 का। और जब आधी की बात की, कमी करनी है तो उसके हर को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो 1:40,000 आ गया। तो ये स्केल आपको याद रखनी है। मैं समझता हूँ आपको याद हो गई होगी बहुत अच्छे से। ये सारी चीज़ आपको इसके अंतर्गत कार्टोग्राफी चल रही है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, वो एक प्रकार के क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको कि वो कथनात्मक स्टेटमेंट आपको दे देता है और फिर आपको मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, इंच, फरलांग में आपको पढ़वाता है। तो वो आपको उस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप किस प्रकार से करोगे, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।